गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं AK मौर्य आप सबका अपने चैनल द बायो पॉइंट मेडिकल कोचिंग पे आप सबका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि आज 7 सितंबर से आपका फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आपको पहले से ही ये मैसेज दे दिया गया था, आपको कई बार बताया भी गया था। तो आज 7 सितंबर को आज हम लोग फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप सब से मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि आप सब जहाँ भी हों अच्छे हों और इस कोविड-19 में आप आराम से घर में रहें, कहीं बाहर कम से कम निकलें। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो निकलें, वरना ना निकलें, क्योंकि ये बहुत ही अभी मुसीबत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी कोविड-19 के केस कम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में आप सभी लोग सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बायोलॉजी, और आपको बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लेक्चर मिलेंगे और बस थोड़े दिन आपको वेट करना पड़ेगा, 2-4 दिन। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपकी स्टार्ट होने वाली है, सारे सब्जेक्ट चलेंगे। और आप सबकी जो कोर्स है ये बेटा एकदम टाइमली ख़त्म की जाएगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कितना अगर डिले कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो कोर्स कैसे ख़त्म होगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो कोर्स आपका टाइमली ख़त्म किया जाएगा और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपका कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा और रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आप इतनी हेल्प ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा आज 12th बायोलॉजी में सबसे फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मायने रखती है। आपके एग्ज़ाम में ये चैप्टर उतना मायने नहीं रखता जितना इसकी टर्मिनोलॉजी मायने रखती है। चलिए देखते हैं बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली चीज़ हमारे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो सबसे पहला टर्म आता है वो होता है लाइफ स्पान। जो सबसे पहला टर्म आता है हमारे चैप्टर में वो होता है लाइफ स्पान। अगर लाइफ स्पान की बात करें बेटा तो लाइफ स्पान का मतलब होता है कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसे हम लोग कहते हैं लाइफ स्पान। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है बेटा उसे हम लोग कहते हैं लाइफ स्पान। अब देखिए, ये नेचुरल डेथ तक का मतलब क्या होता है? नेचुरल डेथ का मतलब होता है जब आपकी लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाए तो आपकी डेथ हो। ऐसा नहीं कि आपका एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या बाय द वे आप सुसाइड कर लें तो ये कभी भी लाइफ स्पान नहीं मानी जाएगी आपकी। हो सकता है आप 12 साल 13 साल के रहे हों, आपका बाय द वे एक्सीडेंट हो जाए या किसी का बाय द वे वो सुसाइड कर ले तो वो उसके लाइफ स्पान नहीं हुई। ऐसा नहीं कह सकते कि ह्यूमंस की लाइफ स्पान जो है वो 12-13 साल ही होती है। नहीं, लाइफ स्पान कहाँ से कोरिलेट की जाती है? उसके बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होगा उसे हम लोग कहेंगे लाइफ स्पान। और कभी भी किसी की लाइफ स्पान को हम साइज से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। किसी के लाइफ स्पान को हम साइज से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। अगर छोटा ऑर्गेनिज्म है तो लाइफ स्पान कम होगी या बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसकी लाइफ स्पान कम होगी, नहीं। ऐसे हम साइज देख के कभी भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ स्पान जो है बेटा ये साइज से कोरिलेट नहीं किया जाता, नॉट कोरिलेटेड विथ देयर साइज। कि लाइफ स्पान कभी भी साइज से कोरिलेट नहीं किया जाता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सबसे पहली चीज पैरेट को देखिए बेटा। अगर पैरेट की बात करें तो पैरेट की जो लाइफ स्पान होती है वो होती है 140 ईयर। पैरेट की जो लाइफ स्पान होती है वो 140 ईयर, यानी कि इसकी जो जीवन काल होती है पैरेट की वो 140 साल होती है। और यहीं पे क्रो की बात करें तो क्रो की लाइफ स्पान 15 ईयर होती है। यानी कि
क्रो की जो जीवन की अवधि होती है वो 15 साल होती है। अब पैरेट की बात करें या क्रो की बात करें, दोनों की साइज तो एक जैसी होती है। पैरेट हो या क्रो है, दोनों की आप साइज देखिए तो लगभग सेम होती है, लेकिन इनकी लाइफ स्पान या जीवन की अवधि में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। एक की लाइफ स्पान 15 ईयर है, दूसरे की लाइफ स्पान 140 ईयर है। इससे एक चीज क्लियर होता है कि किसी की लाइफ स्पान साइज से कोरिलेट नहीं किया जा सकता है। किसी का भी लाइफ स्पान साइज से कोरिलेट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है बात। अब ऐसे ही अगर हम लोग और एग्जांपल देखें, जैसे मैंगो ट्री की बात करें, तो मैंगो ट्री की जो लाइफ स्पान होती है वो 100 to 150 ईयर होती है। 100 से लेकर 150 साल तक की इसकी लाइफ स्पान होती है मैंगो ट्री की। और जबकि यहीं पे हम पीपल ट्री की बात करें तो इसकी लाइफ स्पान जो होती है वो 400 से लेकर 500 ईयर तक होती है। यानी कि जो पीपल का पेड़ होता है उसकी जीवन की अवधि या लाइफ साइकिल 400 से लेकर 500 यानी 400 से 500 साल तक होती है, और मैंगो ट्री की 100 से 150 साल होती है। तो इससे एक चीज हमारा क्लियर हुआ कि मैंगो ट्री हो या पीपल ट्री, दोनों के साइज लगभग सेम होते हैं, लेकिन इनके लाइफ स्पान में डिफरेंस है। इससे हमें पता चलता है कि लाइफ स्पान कभी भी साइज से कोरिलेट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है बात। देखिए क्या लिखा गया है कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स लाइफ स्पान। मैंने यही बताया कि किसी की लाइफ स्पान उसके बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसे हम लोग लाइफ स्पान कहते हैं। फिर लिखा है आपका बेटा कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। देखिए अगर हम किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो कभी भी इमोर्टल नहीं होता है। कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म हो वो इमोर्टल नहीं हो सकता, यानी कि अमर नहीं हो सकता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म आए हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ हुई है, उनका डेथ होना एकदम फिक्स है, वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी कभी डेथ नहीं होगी। तो ये कह सकते हैं कि नो इंडिविजुअल इमोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनकी डेथ नहीं होती है, ये क्या होते हैं? अमर होते हैं। अमर होने का मतलब क्या होता है? इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन मेथड होता है ये बहुत तेजी से 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से बनते चले जाते हैं, इसीलिए इनकी डेथ नहीं होती है। क्लियर है। फिर अब हमें एक चीज समझ में आता है, जब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ है उनकी डेथ हो जा रही है, तो हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी कैसे है, इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी कैसे है? तो इसका सिर्फ एक आंसर है, वो है बेटा रिप्रोडक्शन। वो है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ही वो साइकिल है जो हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखी है, या हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। देखिए अब रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा तो रिप्रोडक्शन जो होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब देखिए रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस होने का मतलब क्या हुआ? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस इसलिए होता है बेटा क्योंकि रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग अपने जैसी यंग वंस की फॉर्मेशन करती है या उत्पत्ति करती है। क्या बताया हमने कि रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस या ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी कि रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करती है या अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्लियर है बात? फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ।
चलिए, ये हमारा बेटा लाइफ स्पान कुछ क्लियर हो गया होगा अब तक। आइए देखते हैं आगे। ये कुछ ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे आपको लाइफ स्पान दी गई है जो आपके एनसीईआरटी में भी है, आप इसे देख सकते हैं। एनसीईआरटी में कुछ ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान नहीं दी गई होगी तो उसे आपको फिल करना है, ठीक है। जैसे रोज की बात करें तो रोज की लाइफ स्पान 5 to 7 ईयर होती है। रोज की बात करें तो रोज की जो लाइफ स्पान होती है वो 5 to 7 ईयर होती है। राइस प्लांट की बात करें, इसकी लाइफ स्पान 3 to 7 मंथ यानी 3 से लेकर 7 महीने तक इसकी जीवन काल होती है। फिर बनियन ट्री आती है, इसका 400 प्लस यानी कि 400 से लेकर अधिक साल तक ये जिंदा रहता है, यानी 400 से 500 साल तक भी हो सकता है। बनाना ट्री की बात करें तो ये 2 से 3 ईयर इसकी लाइफ स्पान होती है। डॉग की बात करें 22 ईयर लाइफ स्पान होती है, यानी 22 साल तक डॉग की जीवन की अवधि होती है। फिर आता है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यानी कि तितली, इसकी बात करें इसकी लाइफ स्पान 1 से 2 वीक होती है। फिर आती है फ्रूट फ्लाई, इसकी लाइफ स्पान 2 वीक यानी कि मक्खी की बात हो रही है। फिर पैरट 140 ईयर, मैंने अभी आपको बताया था। क्रोकोडाइल की बात करें 60 ईयर होती है। हॉर्स की बात करें तो 40 to 50 ईयर होती है। टर्टोइस यानी कछुआ, इसकी लाइफ स्पान बात करें तो 100 to 150 ईयर होती है। क्रो की बात करें 15 ईयर होती है, अभी हमने जिक्र किया था। काऊ की 22 ईयर होती है और एलिफेंट की 50 to 70 ईयर होती है। क्लियर है बात। अब यहाँ पे आप इतने चार्ट में आप समझ गए होंगे कि लाइफ स्पान हम साइज से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ देखिए हॉर्स दिया हुआ है और यहाँ पे काऊ दिया हुआ है। हॉर्स की बात करें लाइफ साइकिल की तो 40 to 50 ईयर होती है लाइफ स्पान इनकी, और जबकि क्रो की बात करें लाइफ स्पान की तो 15 ईयर होती है। सॉरी, मिस्टेक हो गया, चलिए देखिए, जैसे हार्स की देखें लाइफ स्पान या लाइफ इनकी जीवन की अवधि तो कितनी होती है 40 to 50 ईयर होती है। जबकि काऊ की बात करें तो काऊ की जो लाइफ साइकिल होती है वो 22 ईयर्स होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, 40 से 50 साल तक जिंदा रहेगा हॉर्स यानी कि घोड़ा, और जबकि काऊ यानी कि गाय 22 ईयर ही यानी 22 साल तक ही जिंदा रहेगी। साइज तो लगभग सेम है। इससे एक चीज क्लियर हो गया कि हमारा लाइफ स्पान कभी भी साइज से कोरिलेट नहीं किया जा सकता। क्लियर है। फिर आता है आपका रिप्रोडक्शन, मैंने बताया बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और इसका मतलब होता है कि प्रोड्यूस द यंग वंस इट्स ओन सेल्फ, यानी कि अपने ही जैसे यंग वंस का प्रोडक्शन करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्लियर है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा तो रिप्रोडक्शन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। चलिए, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया आपको, थियरी भी देखा था आपने, ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, गिव राइज टू यंग वंस, मतलब ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करेगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब देखिए जो ऑफस्प्रिंग, इसको ये जो यंग वंस होता है बेटा इसको हम लोग ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं। देखिए ये जो ऑफस्प्रिंग होगा बेटा ये क्या करेगा, ऑफस्प्रिंग सबसे पहले ग्रो करेगा। ठीक है, ऑफस्प्रिंग जिसकी बर्थ हुई है सबसे पहले वो ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद इसका क्या होगा बेटा, ये मैच्योर होगा।
ग्रो करने के बाद क्या करेगा, ऑफ स्प्रिंग मैच्योर होगा, और जब ऑफ स्प्रिंग मैच्योर होगा तो अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा बेटा, प्रोड्यूस करेगा ऑफ स्प्रिंग, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। देखिए सबसे पहले ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, यानी कि किसी की सबसे पहले किसी बच्चे का जन्म हुआ, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी, जैसे जैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ती जाएगी, उसकी एज बढ़ती जाएगी, उसमें क्या आएगी, मैच्योरिटी आएगी, और जब वो मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन करेगा। इस तरह से ये रिप्रोडक्शन की साइकिल चलती रहती है। इसीलिए हमने बताया कि जो लाइफ स्पान आपने देखा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आए हैं सबकी अगर डेथ हो जा रही है तो क्यों यहाँ पे डाइवर्सिटी मेंटेन है, उसका रीजन है बेटा रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हुआ आपका रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन का एक और काम होता है बेटा, ये क्या करती है, ये कंटिन्यूटी को इनेबल करती है। क्या करती है, रिप्रोडक्शन जो होती है इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। जनरेशन आफ्टर जनरेशन। देख बेटा क्या बताया हमने कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखती है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म ए आया, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म अगर ए आया तो इससे प्रोडक्शन हुआ बी का। अब ए की हो सकता है थोड़ी दिन बाद डेथ हो जाए, फिर बी का प्रोडक्ट, बी से आएगा सी, फिर सी से आएगा डी। तो ये धीरे धीरे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नई जनरेशन आती रहेगी। और जब एक के बाद एक जनरेशन आती रहेगी तो बेटा जो ये पीछे वाले हैं इनकी तो डेथ होती जाएगी ना। बोलिए, ये जैसे ए के बाद आया बी, बी से आया सी, तो हो सकता है तब तक ए की डेथ हो गई हो, फिर सी से आया डी, तब तक हो सकता है बी की डेथ हो गई हो। तो पीछे से तो डेथ होती जा रही है लेकिन आगे से कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन के बाद तीसरे जनरेशन तक स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है वो कौन सा प्रोसेस है बेटा, रिप्रोडक्शन। इसलिए कहा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी रिप्रोडक्शन जो होती है स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखती है। क्लियर है बात। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। देखिए, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रिप्रोडक्शन इज 2 टाइप्स, यानी कि इसमें पार्टिसिपेंट्स के आधार पर इसको 2 टाइप में बांटा गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। चलिए, सबसे पहली चीज आप लोग इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, आपको बेटा इसमें पता चल जाना चाहिए कि वर्ड आया एक ए। क्या वर्ड आया, ए। ए का मतलब होता है बेटा अब्सेंट। ए का मतलब क्या होता है, अब्सेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट हो उसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना पाया जाए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहली चीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा तो यहां पे क्या होता है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट। तो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में कभी भी डबल पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है। डबल पेरेंट्स इन द या तो यहां पे मेल होंगे या तो बेटा फीमेल होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पे सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा, या तो वो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे।
लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में कभी भी सिंगल पेरेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, वहां पे दो अपोजिट पेरेंट्स की जरूरत होती है, दो अपोजिट पेरेंट्स की जरूरत होती है। जैसे एक मेल होगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा, दोनों के दोनों होंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा, वरना नहीं हो पाएगा। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट, यानी एक पेरेंट से रिप्रोडक्शन होगा। दूसरा इसमें क्या है, इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल प्लांट एंड एनिमल। अब देखिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, सिंपल प्लांट्स में एंड एनिमल्स में देखने को मिलता है। जबकि अगर यहां पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके बाद देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और उसके बाद यहां पे दिया हुआ है हमारा सिंपल प्लांट, सिंपल प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जबकि हायर प्लांट्स की बात करें तो हायर प्लांट्स के अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्या हो जाएगा, हायर प्लांट्स के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे एनिमल्स, एनिमल्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की बात करें, सबसे ज्यादा एनिमल्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। यहां पे क्या क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल प्लांट और एनिमल्स, यानी कि सिंपल प्लांट और सिंपल एनिमल्स जो होंगे उनके अंदर क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जबकि हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, यानी कि उच्च कोटि को जो जानवर होंगे या पौधे होंगे उनके अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर है बात। फिर आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इससे जो ऑफस्प्रिंग बनती है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इससे जो बनने वाली ऑफस्प्रिंग होती है वो कैसी होती है बेटा, बिल्कुल अपने पेरेंट के एग्जैक्टली कॉपी होती है। क्या बताया हमने, अपने पेरेंट के एकदम एग्जैक्टली क्या होगी, कॉपी होगी। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां पे क्या बताया हमने कि अपने पेरेंट की एग्जैक्टली कॉपी होंगे, और अगर अपने पेरेंट्स की कोई एग्जैक्टली कॉपी हुआ तो वो क्या होगा, मार्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड फिजियोलॉजिकली बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्लोन कहेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्लोन टर्म भी देते हैं। और क्लोन का मतलब क्या होता है, जो पेरेंट से मार्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। आइए देखिए, द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड टू देयर पेरेंट्स, सच मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल आर नोन एज क्लोन। क्या बताया हमने कि जो पेरेंट से बनने वाली ऑफस्प्रिंग एग्जैक्टली कॉपी होगी अपने पेरेंट से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहां कुछ चीजें जान लेना चाहिए। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये एक फास्ट प्रोसेस होती है। अब यहां पे ये फास्ट प्रोसेस क्यों होगी, ये फास्ट प्रोसेस इसलिए होती है बेटा क्योंकि यहाँ पे गैमीट का फ्यूजन एंड फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, तो हमने क्या बताया, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बेटा गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा और फ्यूजन नहीं होगा।
गैमीट का फॉर्मेशन इन द सेक्स, मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमीट बनता है, फीमेल से फीमेल गैमीट बनता है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने होता है, यहां पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ये गैमेट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं कि यहां पे गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होगा। अगर बेटा गैमेट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन नहीं होगा तो सबसे पहली चीज यहां पे इवोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है बात। अगर गैमेट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन नहीं होगा तो बनने वाली जो इंडिविजुअल होगी वो अपने पेरेंट से एग्जैक्टली कॉपी होगी। जो बनने वाली ऑफस्प्रिंग होगी अपने पेरेंट से एग्जैक्टली कॉपी होगी, उसे हम लोग क्लोन कहेंगे। तो यहां पे ये कभी भी इवोल्यूशन में रोल नहीं प्ले करेगा, और अगर इवोल्यूशन नहीं होगा बेटा तो वेरिएशन भी नहीं होगा, वेरिएशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर यहां पे वेरिएशन नहीं होगा, अगर यहां पे वेरिएशन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, कैरेक्टर कंजर्व रहेंगे। क्या होगा, कैरेक्टर यहां पे कंजर्व रहेंगे। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन, यहां पे कंजर्वेशन ऑफ कैरेक्टर होता है। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ कैरेक्टर का मतलब हो गया कि जो कैरेक्टर एक जनरेशन में आई थी वही कैरेक्टर आने वाली सभी जनरेशन में होगा। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। जबकि कैरेक्टर का कंजर्वेशन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। कैरेक्टर का कंजर्वेशन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है, और गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन हुआ बेटा तो इसका मतलब इवोल्यूशन होगा, और अगर इवोल्यूशन होगा तो वेरिएशन आएगी, और अगर वेरिएशन आई तो यहां पे क्या होगा बेटा, कभी भी कैरेक्टर का कंजर्वेशन नहीं होगा। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैरेक्टर का कंजर्वेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में मैंने क्या बताया कि यहां पे कैरेक्टर का कंजर्वेशन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है बात। चलिए यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए आगे हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए, अब है हमारा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कितने टाइप से होगा। तो सबसे पहली चीज कितने टाइप से होगा आइए जान लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें जो पहला मेथड होगा वो सेल डिवीजन मेथड होगा। पहला मेथड जो होगा वो सेल डिवीजन मेथड से हो जाएगा, और दूसरा मेथड क्या होगा, वो बर्ड्स के थ्रू होगा। दूसरा मेथड क्या होगा बेटा, बर्ड्स के थ्रू होगा। तीसरा मेथड क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आएगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और लास्ट आएगा बेटा आपका स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, कौन कौन से मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेल डिवीजन मेथड से होगा, बर्ड्स के थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू, और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा।
सबसे पहली चीज स्टार्ट करेंगे हम लोग सेल डिवीजन मेथड से। अब देखिए, सेल डिवीजन मेथड की बात करें तो आप लोग पहले 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। सेल और सेल डिवीजन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे, और नहीं भी पढ़े हैं तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे समझते चलिए, आपका जब 11th की भी जो लेक्चर आ रही है आप उसके अंदर आराम से उसको देख सकते हैं। क्लियर है? जो बच्चे बाय द वे अगर 11th का किसी वजह से कोर्स छूट गया है, या जो बच्चे 11th में जा रहे हैं उनके लिए तो कोर्स आ ही रहा है, जो बच्चे 12th में आ गए हैं बाय द वे उनका बायो अच्छे से नहीं प्रिपेयर हो पाया है, तो वो कोई बात नहीं, हमारे चैनल द बायो पॉइंट मेडिकल कोचिंग पे जाएं, हमारे चैनल पे, और वहाँ पे आपको 11 12 सभी लेक्चर मिलेंगे। और एक चीज़ आपको बता दें बेटा कि नीट का एग्ज़ाम एकदम करीब आ गया है। अब अभी 30 सितंबर को एग्ज़ाम है, बस 5-6 दिन और आपके एग्ज़ाम बचे हुए हैं नीट के। अभी तो आप लोग नहीं देंगे क्योंकि आप लोग 12th वाले हैं, और जो बच्चे इस बार नीट में बैठ रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे से प्रिपरेशन करें। और जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस कराया जा रहा है। प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल पे जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के डिस्कस से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि पेपर कैसे आते हैं, ठीक है। और जो 12th में हैं ये तो उनके लिए है ही, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर वो रिवीजन करना चाहते हैं इस टाइम पे तो उनके लिए भी ये चैप्टर सफिशिएंट है, आराम से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की बात करें बेटा तो सेल डिवीजन क्या होगा, इसमें पेरेंट सेल डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट्स में। पेरेंट सेल जो होगी वो डिवाइड होगी आपकी 2 पार्ट में। ये है बेटा आपकी पेरेंट सेल और ये है आपकी दोनों डॉटर सेल। सेल डिवीजन क्या होता है कि सेल डिवाइडेड हो 2 पार्ट्स में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स सेल डिवीजन into 2 or more individual, example protist and monerans। सेल डिवीजन इज 2 टाइप। सेल डिवीजन में हमने क्या बताया आपको कि सेल डिवीजन जो होगा, ये सेल डिवीजन का मतलब होता है कि पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइडेड हो, उनको हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन की बात करें तो ये कितने टाइप की होती है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बेटा सेल डिवीजन 2 टाइप, लेकिन यहाँ पे आप इसको 3 टाइप्स कर लीजिए, ठीक है। ये सेल डिवीजन आप लोग 3 टाइप्स कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं सेल डिवीजन 3 टाइप से कैसे होगा। सबसे पहला दिया हुआ है बाइनरी फिजन। सबसे पहला दिया हुआ है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइड, अगर जो पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, अगर वो इक्वली डिवाइडेड हो, यानी कि पेरेंट सेल से जो 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, तो उसको हम लोग कहेंगे बाइनरी फिजन। क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे। कैसे होता है आइए देखते हैं। देखिए यहां पे जो सेल का डिवीजन हुआ है पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बनी हैं, ये इक्वल डिवीजन हुआ है। देखिए बेटा जितनी बड़ी सेल ये है उतनी ही बड़ी ये है, ये क्या हुआ, इसे हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। अगर पेरेंट सेल इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो तो उसको हम लोग कहेंगे बाइनरी फिजन। और दूसरा आपका क्या होता है, इसमें बाइनरी फिजन के बाद यहाँ पे मल्टीपल फिजन आ गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूँ क्या होता है। बाइनरी फिजन के बाद एक आती है आपकी दूसरा बडिंग। ये पहला आपका बाइनरी फिजन हो गया, दूसरा आपका बडिंग और तीसरा मल्टीपल फिजन। आइए देखते हैं बडिंग क्या होती है।
अगर बडिंग की बात करें तो सेम वही प्रोसेस, बस अनइक्वल हो जाएगा। क्या बताया हमने कि पेरेंट सेल यहां पे बाइनरी फिजन में क्या हो रहे थे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे थे, जबकि बडिंग में ऐसा क्या होगा, इसमें पेरेंट सेल से जो दो डाटा सेल्स बनेंगे वो अनइक्वल होंगी। क्या होगा, सेल डिवाइड्स इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स। ठीक है, अगर सेल दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे। और ऐसा आपको कहां देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है बेटा ईस्ट के अंदर। कहां देखने को मिलता है, ईस्ट के अंदर। याद कीजिए जब आप लोग फंजाई पढ़े रहे होंगे 11th में तो वहां पे ये आया था। ठीक है, कैसे होता है आइए समझ लेते हैं। ये हमने बनाया एक सेल्स, इसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज जब इसमें बडिंग स्टार्ट होगी तो ये कुछ इस तरह से बर्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, कुछ इस तरह से बर्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये जो न्यूक्लियस है बेटा ये शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा इधर भी, एक न्यूक्लियस, थोड़ा सा न्यूक्लियस यहाँ बचेगा, थोड़ा न्यूक्लियस शिफ्ट होके ऊपर बडिंग वाले पार्ट में चले जाएगा। और फिर यही जब न्यूक्लियस वहां पे पहुंच गया तो ये दो अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए दो अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहां पे एक सेल्स बड़ी है, एक सेल्स छोटी है। एक सेल्स आपकी बड़ी है, दूसरी सेल्स छोटी है, इसे हम लोगों ने क्या कहा, बडिंग। क्लियर है बात। तो सेल डिवीजन कितने प्रोसेस से हो गई, दो प्रोसेस से, एक बाइनरी फिजन एक बडिंग। बाइनरी फिजन का मतलब हमने आपको बताया बेटा कि पेरेंट सेल अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो उनको हम लोग कहेंगे बाइनरी फिजन। और फिर आया बडिंग, अगर सेल डिवाइडेड हो दो अनइक्वल पार्ट्स में उसको हम लोग कहते हैं बडिंग। क्या इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट, जबकि बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा और क्या होंगे बेटा, बैक्टीरिया होंगे। क्या होंगे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर भी बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। क्लियर है बात। फिर आता है आपका मल्टीपल फिजन। क्या आता है आपका बेटा, मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होगा, मल्टीपल फिजन का मतलब ये हो जाएगा कि यहां पे बनने वाली जो सेल्स, डाटर सेल्स होंगी वो बहुत ढेर सारी बनेंगी। अगर एक पेरेंट सेल से मोर देन दो डाटा सेल्स यानी कि दो से अधिक डाटा सेल्स का फॉर्मेशन हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन कहेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं मल्टीपल फिजन को। इसमें क्या होगा, सेल डिवाइडेड होंगे दो से ज्यादा पार्ट में। क्या है, इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू मेनी इंडिविजुअल। मेनी इंडिविजुअल्स इसका मतलब कई सारे इंडिविजुअल्स बनेंगे। एक पेरेंट सेल से दो से ज्यादा अगर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन कहेंगे। क्लियर है बात, क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन कहेंगे। चलिए आइए देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें तो प्लाज्मोडियम में ये मल्टीपल फिजन आपका प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये मलेरियल पैरासाइट होता है। क्या होता है बेटा, मलेरियल पैरासाइट होता है। आप अभी जब आगे जाएंगे तो एक चैप्टर आएगा वहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल आपको अच्छे से पढ़नी है, वहाँ पे इसको आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ जान लीजिए कि मल्टीपल फिजन होता कैसे है। ठीक है, मल्टीपल फिजन की बात करें तो देखिए ये एक पेरेंट सेल है, ये एक पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल्स क्या होती है प्लाज्मोडियम की, बर्स्ट कर जाती है। क्या होती है, बर्स्ट करती है। और बर्स्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से बाहर आ जाते हैं। ये कुछ इस तरह से बाहर आ जाते हैं। और ये जो डाटर सेल्स बनी, सबसे पहली चीज ये पेरेंट सेल,
ये पेरेंट सेल और पेरेंट सेल से क्या बनी, डॉटर सेल्स। और डॉटर सेल से ही और आगे बढ़े तो यही डॉटर सेल्स क्या होती है, बर्स्ट कर जाती है। और बर्स्ट करने के बाद क्या होते हैं, ये जो मलेरियल पैरासाइट होते हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं वो बाहर आने लगती हैं। और ये जो बर्स्ट करने के बाद जो सेल्स बनती हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजोइट। क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट कहते हैं। क्लियर है बात। ये हुए हमारी मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या बताया हमने कि एक पेरेंट सेल से ढेर सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो या मोर देन 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन कहेंगे। क्लियर है बात। चलिए यहां तक आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब चलिए नेक्स्ट आता है आपका बडिंग। अब देखिए एक बडिंग हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, एक बडिंग यहां पे है। वो जो बडिंग थी बेटा आपकी सेल डिवीजन मेथड में थी, वो जो बडिंग थी आपकी सेल डिवीजन मेथड में थी। ये जो बडिंग है इसको हम लोग एक्सटर्नल बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग एक्सटर्नल बर्ड के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसी एक्सटर्नल बर्ड या इसी को इंटरनल बर्ड्स भी कहते हैं। अब देखिए बर्ड्स की बात करें तो बडिंग 2 टाइप से होती है। अगर बडिंग की हम लोग बात करें बेटा तो 2 टाइप से होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल बडिंग और एक होती है इंटरनल बडिंग। आइए जानते हैं कैसे होती है। सबसे पहले हम लोग करेंगे बात एक्सटर्नल बडिंग की या एक्सटर्नल बर्ड्स की। अगर एनिमल्स में बात करें हम लोग, एनिमल्स के अंदर एक्सटर्नल बर्ड्स कैसे ग्रो करते हैं। अगर देखिए आप लोग एनिमल किंगडम पढ़े होंगे तो वहां पे एक टर्म आया था हाइड्रा। क्या आया था, हाइड्रा। ठीक है, स्पंज एंड ईस्ट, ये देखिए सब दिया हुआ है यहां पे। ठीक है, देखिए ये ईस्ट की बात करें तो ये सेल डिवीजन मेथड से हुई बडिंग है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको यहां मत जानिएगा, ये अलग वो सेल डिवीजन मेथड सा बडिंग, ये एक्सटर्नल या इंटरनल बर्ड के थ्रू हम लोग बडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक्सटर्नल बर्ड की बात करें तो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट से ही बर्ड्स ग्रो करते हैं। बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट से बर्ड्स ग्रो करके ही न्यू एंगियम का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम लोग एक्सटर्नल बडिंग करते हैं। आइए देखते हैं हाइड्रा की अगर बात करें। चलिए ये क्या होता है, हाइड्रा है। ठीक है, ये हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं बेटा, और ये होता है हाइड्रा का माउथ। ठीक है, ये हमने एक नॉर्मल हाइड्रा बनाया है। अब इसी हाइड्रा में बर्ड्स ग्रो करते हैं, एक्सटर्नल बर्ड्स ग्रो करके न्यू एंगियम का फॉर्मेशन करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये एक्सटर्नल बर्ड्स है। क्या है हाइड्रा का, ये एक्सटर्नल बर्ड्स। ये एक्सटर्नल बर्ड्स है। धीरे धीरे यही एक्सटर्नल बर्ड्स क्या होगा, मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद इस पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाएगा। ये देखिए अभी क्या था, ये पेरेंटल हाइड्रा है, यहाँ पे एक्सटर्नल बर्ड ग्रो किया, फिर यही एक्सटर्नल बर्ड्स क्या हुआ, एक्सटर्नल बर्ड की मैच्योरेशन हुई या मैच्योर हुआ, ये मैच्योर हुआ, मैच्योर बर्ड्स है। अब यही बर्ड्स क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होके न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल बडिंग।
ठीक है, ये डिटैच हुआ पार्ट है, यानी कि अब पेरेंट से डिटैच हो गया है या अलग हो चुका है, ये हमारा कहलाता है एक्सटर्नल बडिंग। क्लियर है बात, ये हुई हमारी एक्सटर्नल बडिंग। अब आता है हमारा इंटरनल बडिंग। आइए इंटरनल बडिंग को जानते हैं। देखिए, अगर इंटरनल बडिंग की बात करें तो इंटरनल बडिंग की बात करें बेटा, ये कहां देखने को मिलता है? स्पंज में देखने को मिलता है। क्या होता है? यहां पे जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये आप देखेंगे एनसीईआरटी में आपके एक फिगर बना हुआ है कुछ इस तरह से, जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी जेम्यूल्स के पास यहां पे आर्कियोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं। इसी जेम्यूल के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? आर्कियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये होता है बेटा आपका इंटरनल बडिंग, यानी कि बॉडी के अंदर बर्ड्स ग्रो करते हैं और यही बर्ड्स ग्रो करके या मैच्योर होके आगे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल बडिंग। ये कहाँ देखने को मिलता है? स्पंज में देखने को मिलता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट आता है, आगे क्या दिया है बेटा इसमें? फ्रेगमेंटेशन। आइए फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये ब्रेक्स हो जाते हैं, ब्रेक्स होते हैं फ्रेगमेंट्स में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये ब्रेक्स होते हैं फ्रेगमेंट्स में और ब्रेक होके ये न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। आप इसे 11th में अच्छे से पढ़ के आए होंगे। ठीक है, क्या है? इन दिस द बॉडी ब्रेक्स इनटू द डिस्टिंक्ट स्पीसीज फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन अडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे हाइड्रा दिया हुआ है, यहाँ भी फ्रेगमेंटेशन हुआ। फिर आपका यहाँ हो जाएगा फिलामेंटस एल्गी। ठीक है, फिलामेंटस एल्गी भी इसका एग्जाम्पल होता है कि फ्रेगमेंटेशन क्या होगा? बॉडी के फ्रेगमेंट्स कई स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होंगे? न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है बात? ये आपका हुआ बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। फटाफट आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए सभी स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलिए आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो इसे आप लोग 11th में मार्फोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे। आइए, नहीं भी पढ़े थे तो कोई डाउट नहीं, यहाँ मैं समझा के चलूंगा। ठीक है, देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन प्लांट्स। इसका मतलब क्या होगा कि प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे वो ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। प्लांट्स में जो वेजिटेटिव पार्ट होगा, वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम एंड लीफ, ये प्लांट के क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। अगर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करें तो क्या कहेंगे? इसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो ये कई मेथड से होता है। देखिए कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। सबसे पहले आता है रनर। अब रनर क्या होता है? रनर का मतलब होता है जो रनिंग करने वाले प्लांट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रनर कहते हैं। आइए देखते हैं रनर क्या होता है। रनर यानी कि जो प्लांट रनिंग करते हुए आगे बढ़े। जैसे आपने धूप ग्रास को देखा होगा। अगर आप धूप ग्रास को देखिए तो कुछ इस तरह से चलती है।
ये देखिए क्या होगा, ये सबसे पहले यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये धीरे धीरे रनिंग करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है उसका रूट, और वहीं से लीव्स एराइज होती चली जा रही हैं। ठीक है, क्या हो रही हैं, यहाँ पे धीरे धीरे लीव्स वहीं से एराइज होती जा रही हैं, यानी कि स्टार्ट हुआ यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से ग्रो करते चला जा रहा है, और धीरे धीरे ये बेटा बहुत आगे बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड रनर। रनर में क्या होता है, रूट जो होता है वो इनसाइड द सॉइल डेवलप होता है, और जबकि जो लीफ होती है वो आउटसाइड द सॉइल या अपर साइड द सॉइल ग्रो करती है। और ये रनर जो होता है आपको साइनोडॉन, डेक्टिलान या दूब ग्रास में आपको देखने को मिलता है। क्लियर है बात। रनर में क्या बताया हमने, रूट डेवलप एट लोअर साइड एंड लीव्स एट अपर साइड। क्लियर है, ये होता है आपका रनर। क्या होता है कि रूट धीरे धीरे इनसाइड द सॉइल डेवलप होता रहता है, और लीफ अपर साइड द सॉइल डेवलप होके ये आगे बढ़ती रहती हैं। दिस इज कॉल्ड रनर। ऐसा आपको दूब ग्रास या साइनोडॉन, डेक्टिलान में देखने को मिलता है। फिर आता है आपका सकर। अब सकर की बात करें तो सकर क्या होता है, सकर में बेटा मेन स्टेम जो होता है ये ग्रो करता है सॉइल के अंदर। मेन स्टेम क्या होता है, ग्रो करता है सॉइल में। आइए देखते हैं मिंट की अगर बात करें, ये कहाँ देखने को मिलता है, ये मिंट में, यानी कि पुदीने के पौधे में देखने को मिलता है। देखिए कैसे होता है, ये बेटा होता है मिंट का सकर स्टेम, यानी कि ये मेन स्टेम होता है। ये कहाँ ग्रो किया, इनसाइड द सॉइल ग्रो किया, इसे कहते हैं हम लोग सकर। ये भी क्या हुआ, मेन स्टेम ग्रो किया कहाँ पे, सॉइल के अंदर, वो क्या कहलाया, सकर। ये इस तरह से होता है किसके अंदर, मिंट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आगे बढ़ रहा है। अभी भी हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अभी नहीं आए हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेटा ट्यूबर। अब ट्यूबर की बात करें तो ट्यूबर में क्या होता है, इसमें जो टिप ऑफ ब्रांचेज यानी ब्रांच की जो टिप होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं। ब्रांचेज की जो टिप होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है आपको, पोटैटो में देखने को मिलता है। और पोटैटो में ही, इसी पोटैटो के ट्यूबर में ही आई बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, आई बर्ड्स। आई बर्ड्स प्रेजेंट इन पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो का जो ट्यूबर होता है उसी पे आई बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बात। आइए देखते हैं कैसे। ये अगर आप पोटैटो देखिए तो उस पर कुछ इस तरह से आई बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। आई बर्ड्स, यही आई बर्ड्स जो होते हैं यहीं से ट्यूबर ग्रो करता है, और यही ट्यूबर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है बात। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में राइजोम। अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ही है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नेक्स्ट आया आपका राइजोम। अब राइजोम की बात करें तो यहाँ पे राइजोम जो होगी, राइजोम में फ्लैसी स्टेम जो होंगे वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। फ्लैसी स्टेम क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं इनसाइड द सॉइल, इसी को हम लोग कहते हैं राइजोम। ऐसा कहाँ अपने को देखने को मिलता है, जिंजर में, टर्मरिक में, बनाना में। अब ये होता कैसे है, देखिए अगर कभी भी आप जिंजर, टर्मरिक और बनाना में देखिए तो इसमें ये जो स्टेम होते हैं वो फ्लैसी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, स्टेम जो होते हैं वो फ्लैसी होते हैं, और यही स्टेम क्या होते हैं, ये ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब इस तरह के सरफेस पे ग्रो करते हैं, चाहे ये जिंजर हो, बनाना हो, या गार्लिक, सॉरी
जिंजर हो, बनाना हो या टर्मरिक हो, सबके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं बनाना के बाद टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे राइजोम यानी कि जो फ्लैसी स्टेम होगी वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी और यही हॉरिजॉन्टली ग्रो करके न्यू ऑर्गेनियम का फॉर्मेशन करती है। जैसे आप जिंजर को घर में ले आएँ या टर्मरिक को, तो आप देखेंगे उस पे छोटे छोटे राइजोम ग्रो करते हैं, है ना। यही राइजोम ग्रो करके न्यू ऑर्गेनियम का फॉर्मेशन करते हैं। आप कभी भी बनाना देखिए, बनाना का ट्री देखिए, तो आप देखेंगे जाके वहाँ पे अक्सर करके देखेंगे कुछ इस तरह से छोटे छोटे राइजोम एराइज होते रहते हैं, ठीक है। यही राइजोम एराइज होके क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनियम का फॉर्मेशन करते हैं या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है बात? चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। अब फिर आता है बेटा बड्स एंड राइजोम एराइजेस फ्रॉम नोड ऑफ मॉडिफिकेशन स्टेम। अभी हमने आपको बताया कि क्या होता है फ्लैसी स्टेम। फ्लैसी स्टेम क्या होता है, ये मॉडिफाइड स्टेम होता है। ये मॉडिफाइड स्टेम यानी कि फूड स्टोर करने के काम आता है फ्लैसी स्टेम, ठीक है। अब मॉडिफाइड स्टेम से ही बड्स एंड राइजोम एराइज होते हैं। फिर आता है आपका ऑफसेट। ऑफसेट की बात करें, देखिए ऑफसेट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक प्लांट में देखने को मिलता है। अकर्स इन एक्वेटिक प्लांट। यानी कि जो एक्वेटिक यानी जली पौधे होंगे सिर्फ उनके अंदर ये ऑफसेट देखने को मिलता है। इसे हम लोग कहते हैं, ये वाटर हाइसिंथ में भी देखने को मिलता है। वाटर हाइसिंथ यानी आइकॉर्निया की बात करें तो ये क्या है, ये एक एक्वेटिक प्लांट होता है। क्या होता है, आइकॉर्निया एक्वेटिक प्लांट होता है। आइकॉर्निया ये एक एक्वेटिक प्लांट होता है। अब देखिए ऑफसेट क्या होता है, देख बेटा अगर बुक में देखो तो कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है आपके, ये वाटर लेवल है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये इनसाइड द सॉइल भी रहते हैं, ये जो इस तरह से कनेक्शन जाता है, यानी कि ये जो ऑफसेट हुई, ये जो ऑफसेट हुई रूट से डेवलप हुई, यही क्या कहलाती है, ऑफसेट, ठीक है। यही आगे बढ़ी और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है बात? अब देखिए ये जो ऑफसेट बना एक्वेटिक प्लांट में, इसी की वजह से यहाँ पे एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर इसके आगे होगा तो यहाँ पे भी ये ऑफसेट बनेगा, नेटवर्क बनाएगा, आगे जाएगा ये भी नेटवर्क बनाएगा। इसीलिए वाटर हाइसिंथ, ये वाटर हाइसिंथ में देखने को मिलता है ऑफसेट। और वाटर हाइसिंथ जो होता है ये इसीलिए बेटा बहुत ही आक्रामक होता है। वाटर हाइसिंथ यानी कि जलकुंभी, ये बहुत ही आक्रामक होता है, इसीलिए इसको बेटा हम कई नाम से जानते हैं। वाटर हाइसिंथ यानी आइकारिया को हम लोग स्करेज ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं, स्करेज ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं। स्करेज ऑफ वाटर यानी कि वाटर में जो विपत्ति का कारण, यानी पानी की जो सबसे बड़ी मुसीबत है नदियों में, तालाबों में या झील में, वो कौन है बेटा, वाटर हाइसिंथ या फिर आइकॉर्निया, जलकुंभी। ये क्या करते हैं, ऑफसेट का नेटवर्क बनाते हैं और यही नेटवर्क जो होती हैं एक जाल का फॉर्मेशन करती हैं, जिसकी वजह से अगर कभी भी एनिमल्स इसके अंदर फंस जाते हैं तो वो निकल नहीं पाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। क्लियर है? स्करेज ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। यानी कि बंगाल का आतंक इसको कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये वाटर हाइसिंथ हमारे इंडिया में लाया गया था।
वाटर हाइसिंथ हमारे इंडिया में लाया गया था। हमारे इंडिया में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी क्योंकि इसका ब्यूटीफुल फ्लावर, इसका आप कभी फ्लावर देखें तो बहुत ही सुंदर देखने में लगता है, इसकी पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं। इसकी इसी ब्यूटी फ्लावर और इसकी लीव्स की ब्यूटी को देखते हुए इसे हमारे इंडिया में लाया गया था, लेकिन किसी को क्या पता था एक दिन हमारे लिए मुसीबत का जड़ बन जाएगी, है ना। तो इसे टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल में ही सबसे पहले लाया गया था, इसीलिए इसको कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। वहाँ की जो नदियाँ या झील थी उनको सब में ये धीरे धीरे उगता चला गया और एक विपत्ति का कारण बन गया पानियों के लिए, इसीलिए इसे हम लोग टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो होती है ये मोस्ट इन्वेसिव वीड होती है, मोस्ट इन्वेसिव वीड्स होती है। मोस्ट इन्वेसिव वीड्स का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही आक्रामक होती है, ये बहुत ही आक्रामक है पानियों के लिए या नदियों झीलों के लिए। ये हमारे लिए यूज़फुल कतई नहीं है, बिल्कुल हार्मफुल है। ये क्या करती है, ये वाटर से बेटा ऑक्सीजन को खींच लेती है, ये वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेती है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल या फिशेस होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ड्रेन्ड O2 फ्रॉम वाटर, क्या हो जाएगी बेटा, डेथ हो जाएगी फिशेस की। ठीक है, ये हुआ आपका ऑफसेट। ये आप याद रखिएगा, वाटर हाइसिंथ, ये आपके बुक में सब दिया हुआ है इतना पॉइंट, तो आप जरूर याद रखिएगा। वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ को आइकॉर्निया के नाम से भी जानते हैं, ये इसका बोटेनिकल नेम होता है। फिर स्करेज ऑफ वाटर यानी कि ये पानी का विपत्ति का कारण है, ये भी लिखा हुआ है। टेरर ऑफ बंगाल, ये भी आपके बुक में है। मोस्ट इन्वेसिव वीड, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है। और ये ऑक्सीजन को सक कर लेता है वाटर से, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, तो आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। क्लियर है बात। फिर आता है आपका बेटा एडवेंटिशियस बड्स ऑफ ब्रायोफिल्लम, यानी कि लीफ से एडवेंटिशियस बड्स ग्रो करते हैं। वो कहाँ देखने को मिलता है, ब्रायोफिल्लम में। आप पत्तियां देखेंगे ब्रायोफिल्लम की तो कुछ पत्तियां इस तरह से होती हैं, यहीं पे एडवेंटिशियस ये बड्स ग्रो करते हैं और यही न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये एडवेंटिशियस यानी कि बड्स ग्रो करते हैं लीफ से, उसी को हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस बड्स। ये ग्रो करके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आता है आपका बल्बिल। बल्बिल क्या होता है, लीव्स पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अगेव की लीव्स पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल्बिल कहते हैं। क्लियर है बात। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये अभी हम लोगों ने इसी के बारे में जिक्र किया, पोटैटो के। ये देखिए आईज ऑफ पोटैटो, ये देखिए आईज, ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ये देखिए, ये है पोटैटो की जो आईज होती है, इसे हम लोग आई बर्ड्स कहते हैं। फिर ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स है, यानी कि जो आई बर्ड्स होती है यही क्या होती है, जर्मिनेट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। फिर आपका राइजोम ऑफ जिंजर, इसमें देखिए ये जो बर्ड्स ग्रो कर रहे हैं, यही बर्ड्स ग्रो करके क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। फिर अभी बल्बिल ऑफ अगेव हमने बताया कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, अगेव के लीव्स पे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बल्बिल। फिर है आपका लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिल्लम। ये देखिए, ये एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट है लीफ के ऊपर, यही क्या करेंगे, यही ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। फिर ये है ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। ये जो आपको पार्ट देखने को मिल रहा है, हमने यही आपको बताया था, ये क्या होता है, ऑफसेट होता है। और यही क्या करते हैं, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए आगे देखिए, अब दिया है बेटा अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एक है जूस्पोर और एक है बेटा कोनिडिया, एक है जेम्यूल। जेम्यूल के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे, इंटरनल बडिंग जब हमने पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था। चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ, इसमें हमने बताया था स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी को हम लोग कहते हैं जूस्पोर या कोनिडिया। ये आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे, और पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो भी जान लीजिए।
देखिए सबसे पहली चीज, अगर हम लोग बेटा जूस्पोर की बात करें, देखिए देख बेटा, एक होता है स्पोरेंजियोफोर। क्या होता है? स्पोरेंजियोफोर। अगर स्पोरेंजियोफोर की बात करें हम लोग, तो स्पोरेंजियोफोर के टिप पे बनता है स्पोरेंजियम। क्या बनता है? स्पोरेंजियोफोर के टिप पे क्या बनता है? स्पोरेंजियम बनता है। और ये जो स्पोरेंजियम होता है, इसी स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्या बताया हमने? एक होता है स्पोरेंजियोफोर, इसी स्पोरेंजियोफोर पे के टिप पर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है और इसी स्पोरेंजियम में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अगर ये बनने वाले स्पोर बेटा, बनने वाले स्पोर फ्लैजिलेटेड हो एंड मोटाइल हो, ये बनने वाले स्पोर जो हैं ये फ्लैजिलेटेड और मोटाइल हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं जू स्पोर। क्या कहते हैं? जू स्पोर कहते हैं। यानी कि स्पोरेंजियम के अंदर बनने वाले स्पोर अगर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल होंगे तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? जू स्पोर कहेंगे। और अगर यही बनने वाले स्पोर कैसे होंगे? नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड हो एंड नॉन मोटाइल हो, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? एप्लेनोस्पोर। ये सब 11th में आया हुआ था जब लोग पढ़े थे। ठीक है। बनने वाला स्पोर यानी कि स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर बन रहा है, अगर वो फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होगा तो उसको हम लोग जू स्पोर कहेंगे। और ये जू स्पोर कहाँ देखने को मिलता है बेटा? आपका इसमें फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। और फिर आपका अगर यही स्पोर नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल हो तो उसको क्या कहेंगे? एप्लाइनोस्पोर कहेंगे। ठीक है। ये आप देखिए जू स्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ये क्लेमाइडोमोनास में आपको देखने को मिलता है जू स्पोर। ठीक है। फिर आता है आप कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। कोनिडिया क्या होता है? कोनिडियोफोर के टिप पर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है और वही क्या होता है? ये होता है कोनिडिया। ठीक है। ये जो कोनिडिया होता है, ये जो कोनिडिया बने हुए हैं छोटे छोटे, यही क्या करते हैं? ये धीरे धीरे क्या होते हैं? जर्मिनेट। ये क्या करते हैं बेटा? ये यहाँ से क्या होते हैं? सबसे पहले यहाँ से फिल्ड आउट होते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। और गिर जाने के बाद यही क्या होते हैं? धीरे धीरे ग्रो करते हैं, यानी कि क्या होते हैं? यही स्पोर जो होते हैं जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट होकर न्यू माइसिलियम का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोनिडिया। और अभी हमने ज्योम्यूल इन स्पंज, ये हमने इंटरनल बडिंग जब पढ़ाया तब बताया। ठीक है, कि इंटरनल बडिंग में क्या होता है? यही जेम्यूल जो होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है बात? चलिए, फिर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन मेथड होता है किसमें? सिंपल ऑर्गेनिज्म में, लाइक एल्गी और फंजाई में। ये भी हमने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कॉमन होता है? सिंपल ऑर्गेनिज्म में, एल्गी और फंजाई में। फिर है ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन दे कैन शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड, यानी कि जब एडवर्स कंडीशन होती है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, तो यही कहाँ चली जाती है? ये सेक्सुअल मेथड में चली जाती है शिफ्ट करके। फिर होती है हायर प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, यानी कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, मैंने बताया था बेटा, हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बट मोस्ट ऑफ एनिमल्स सो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स जो होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है बात? चलिए, आज के लिए बस यहीं तक। आज हम लोगों ने पढ़ा बेटा लाइफ स्पान एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप सभी लोग हमारे वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप सभी का थैंक यू।